नमस्कार। कैसे आप सब लोग? सभी अच्छे हैं? सभी अपना जो वार्षिक एग्ज़ाम होने वाला है, वार्षिक परीक्षाएं, उसकी तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी करनी भी चाहिए, क्योंकि अब जल्दी ही आपके वार्षिक पेपर होने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का एक मॉडल पेपर, जिसमें हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं और ये लगभग 10 नंबर के आते हैं। कुछ आते हैं बहुविकल्पीय रूप में, कुछ खाली जगह भरने के रूप में आते हैं और कुछ आते हैं मिलान करने के रूप में। तो कुल मिलाकर 10 अंक के लगभग ये प्रश्न होते हैं और इसमें से एक प्रश्न 1 अंक का होता है। ठीक हो गया तो 1 अंक मिल जाएगा, अगर गलत हो गया तो पूरा का पूरा 1 अंक कट जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो जर्मन संसद का जो नाम है वह है राइक्सटाग। प्रश्न 2 है, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कम्यून। क्या कहते हैं? कम्यून। एकदम नया शब्द आपके सामने है ये, लेकिन जब हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं जिसमें 5 किताबें हैं, तब ऐसे प्रश्न हमें अचानक दिखाई भी देते हैं। प्रश्न 3 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की जो क्रांति है वह हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। व्याख्या भी है इसकी। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति हुई। उस समय फ्रांस में लुई 16वां का शासन था। लुई 16वां जो है उस समय शासन कर रहा था, तो उसके खिलाफ बगावत करके वहाँ पर क्रांति हुई थी। आगे प्रश्न देखते हैं, लुई 16वां किस वंश का था? तो लुई 16वां जो है वह बूर्बो वंश का शासक था। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। लुई 16वां 1774 में फ्रांस का राजा बना। उसका जन्म 1754 ईस्वी को हुआ था। वह एक निरंकुश शासक था। इसी कार्यकाल में 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी उसके कार्यकाल में ही। प्रश्न 5 है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। व्याख्या देख लेते हैं। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। तो कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में। आगे है, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो नाजी पार्टी की स्थापना जो है 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 14 फरवरी 1920 ईस्वी को जर्मनी के म्यूनिख में हुआ था। ये थोड़ा गलत दे दिया इसमें, यहाँ 21 होना चाहिए। सबसे निकटतम ऑप्शन 1921 है, अतः उत्तर 1921 हो सकता है। तो 20 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए 1921 रखा है। याद रखेंगे, 14 फरवरी 1920 ईस्वी को ही हुआ था। प्रश्न 7 देख लेते हैं। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? तो कितने स्लीपर लगते हैं? स्लीपर मतलब जो रेल की पटरी होती है ऐसी इन दोनों जो रेल होती है, इनको दोनों को जोड़ने के लिए ऐसे स्लीपर लगे रहते हैं। पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, अब तो खैर ये जो हैं लोहे के बनाए जाने लगे। तो कितने स्लीपर होते हैं? ये होते हैं 1760 से 2000 तक। व्याख्या देख लेते हैं। 1 मील रेल लाइन बिछाने में 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती है। यह स्लीपर लकड़ी से बने होते थे, जिसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पेड़ों को काटकर बनाया जाता था। इस कारण रेल लाइन बिछाने में पेड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये बहुत अच्छी लकड़ी के बनाए जाते थे और जंगल से जो इमारती लकड़ी होती थी, मजबूत लकड़ियाँ, उनसे बनाए जाते थे। लेकिन अब ये ऐसे नहीं बनाए जाते, लोहे से बनाए जाते हैं या सीमेंटेड बनाए जाते हैं। प्रश्न 8 है, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका में झूम खेती को कहा जाता है
मिल्पा। मिल्पा कहा जाता है, देखते हैं व्याख्या। झूम की खेती एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है जिसे आमतौर पर जंगली क्षेत्रों में पेड़ों को काटकर साफ करके किया जाता है और 4-5 वर्षों तक खेती की जाती है। विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरण कृषि को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा, ब्राज़ील में रोका और मध्य अफ्रीका में मसोलो, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से पुकारते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। वहीं पूर्वी उत्तर भारत में इसे झूम की खेती के नाम से जाना जाता है, जबकि झारखंड में झूम की खेती को कुरुआ के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी जानकारियाँ इस प्रश्न के अंदर हैं, सभी को नोट कर लेंगे। आगे, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर 1918 ईस्वी को। कब हुई? 9 नवंबर 1918 ईस्वी को वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। सबसे अच्छा जंगल को क्या कहा गया? सबसे अच्छा जंगल को क्या कहा जाता है? जो आरक्षित होते हैं उसको ही सबसे अच्छा जंगल कहा जाता है। जो आरक्षित होते हैं, आरक्षित मतलब कुछ देख लेते हैं व्याख्या। ब्रिटिश सरकार ने भारत के वनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा था: आरक्षित वन, रक्षित वन और ग्रामीण वन के रूप में। भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन के रूप में घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन एवं वन्य प्राणियों की संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अब प्रश्न आगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहीं भारत से क्रमशः 6 बड़े देश हैं। जो भारत से बड़े देश हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, अमेरिका, कनाडा और रूस। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे बड़ा देश है। फिर ब्राज़ील है, फिर चीन है, फिर अमेरिका, फिर कनाडा, फिर रूस, उसके बाद भारत का स्थान आता है 7वां। प्रश्न 12 है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है। व्याख्या कर देखते हैं। भारत में मानसून का आगमन मुख्यतः जून के प्रारंभ में होता है। भारत में सबसे पहले मानसून द्वीप समूह में पहुंचता है। तत्पश्चात केरल और त्रिपुरा, मिजोरम में मानसून दस्तक देती है। 15 जुलाई तक मानसून पूरे देश में पहुंच जाता है। तो ये मानसून की बात है। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है? वह है ताप्ती नदी। ताप्ती और नर्मदा 2 नदियाँ ऐसी जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की लंबी नदी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर भी भ्रंश घाटी में बहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, तो ये इसमें पश्चिमी तटीय पट्टी में कौन है? इसमें है कन्नड़। इसमें कौन है? कन्नड़ है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर स्थित संकरी तटीय पट्टी के मैदान को विभिन्न नामों से जानते हैं। पश्चिम में मुंबई और गोवा के पास कोंकण तट, गोवा के दक्षिण में कर्नाटक के पास कन्नड़ तट और केरल के पास मालाबार तट तथा पूर्वी भाग में तमिलनाडु के पास कोरामंडल तट, आगे और उड़ीसा के पास उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो पूरे भारत के जितने भी तट हैं चारों तरफ, उनकी बातें हुई हैं, अभी याद रखेंगे इनको। प्रश्न 15 देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासीन राम में।
पहले ये चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब मासिनराम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत स्थित मेघालय राज्य के मासिनराम नामक स्थान पर होती है। यहाँ औसत वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है, जबकि वर्ष 1985 में 2600 सेंटीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यहाँ एक ऐसा स्थान है, ये मेघालय के अंदर, मेघालय की जो ये स्थान है ये पहाड़ों में ऐसे स्थान पर है कि प्रकार यहाँ से हवाएं जाती हैं, पहाड़ से टकराती हैं और यहीं पर बरस जाती हैं, यहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो मासिनराम ऐसे ही स्थान पर है, चेरापूंजी भी लगभग ऐसे स्थान पर है, लेकिन मासिनराम की जो वर्षा है वो ज़्यादा होती है और यहाँ लगभग रोज़ बारिश होती है। आगे देखेंगे। जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? तो जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना का कार्य किया जा रहा है। पहली बार 1872 में जनगणना कराया गया था, जबकि 1881 ईस्वी से नियमित रूप से हर 10 वर्ष के पश्चात अंतराल पर जनगणना किया जाता है। तो पहले जो सबसे पहले जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। उसके बाद 1881 से यह जनगणना नियमित कर दी गई कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी। ये दोनों ही कार्य अंग्रेजों के शासनकाल में हुए थे। आगे, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच के भाग को कहा जाता है दोआब। दो नदियों के बीच का स्थान ये वाला, अर्थात दोआब। दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, जहाँ आब का अर्थ पानी होता है। गंगा यमुना दोआब गंगा और यमुना नदियों के बीच में स्थित है। पर यहाँ प्रश्न के ऑप्शन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा है, ये देख लेंगे। भाबर ताल और ये ऐसा कुछ दिया है, इसमें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रफल अधिक है, जनसंख्या कम है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग वहाँ पर रहते हैं। ये क्या है? सबसे कम जनघनत्व है। और सबसे अधिक जनघनत्व कौन से राज्य का होगा? जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसा राज्य है बिहार। बिहार का जनघनत्व सर्वाधिक है। आगे देखते हैं, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा। कहीं कहीं इसको डोडा बेटा भी कहा जाता है। जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। प्रश्न 20 है, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है गंगा नदी की। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी की है। एक नदी तंत्र द्वारा किस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गोदावरी नदी का है। वहीं दक्षिण भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किसकी है? ये है गोदावरी की। और उत्तर भारत में किसकी है? गंगा की। गंगा जो है ऐसा उत्तर भारत से निकलती है और वहाँ बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती है, इसलिए सबसे बड़ी द्रोणी इसी की है। प्रश्न 21 है,
संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। व्याख्या है, भारत में संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन जिसे आमतौर पर राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जबकि निम्न सदन जिसे लोकसभा के रूप में जाना जाता है। तो लोकसभा जो जिसके हम सांसद चुनते हैं वह कौन सा है? निम्न सदन है। प्रश्न 22 है, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या भी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। आगे देखेंगे, भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? तो भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति का गठन कब किया? ये किया था, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, कोई आ गया था। हम फिर से प्रारंभ करते हैं। जो प्रश्न हमारा चल रहा था, भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित की? तो दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया? तो वह किया था 1989 ईस्वी में, 1979 में। व्याख्या है इसकी, 1989 में दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडन ने की थी। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की सिफारिशें की। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो भारतीय संविधान ने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। कितने अधिकार दिए हैं? 6। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले ये 7 थे, एक मौलिक अधिकार जो है अब नहीं है, वो कौन सा है देखते हैं। मूल अधिकार मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। समता का अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता जो दी है भारतीय संविधान ने वह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अब इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारत के संविधान की आत्मा कहा है। आगे है मूल संविधान के उपरांत शामिल अनुच्छेद 31 को संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर कानून का अधिकार बना दिया। ये महत्वपूर्ण है। जब संविधान मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे जो अपने मूल अधिकार थे, उसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में, जो कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 ईस्वी में, जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानून का अधिकार बना दिया। और इस प्रकार अब अपने संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। प्रश्न 25 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं, 41 सीटें आरक्षित हैं। अब व्याख्या देख लेते हैं। यह प्रश्न 9th क्लास के पुरानी किताब के अनुसार दिया गया है। पुरानी किताब में लोकसभा में अनुसूचित जाति ST के लिए 41 सीटें, जबकि अनुसूचित जाति SC के लिए 79 सीटें आरक्षित थी। वर्तमान समय में
अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए लोकसभा में 47 सीटें, जबकि अनुसूचित जाति एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो यह परिवर्तन हुआ है। ये पुराना आंकड़ा था, नया आंकड़ा क्या है, 41 के स्थान पर अब 47 है। तो याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे, नया और पुराना। आगे है भारतीय संसद के अंग नहीं हैं। तो राष्ट्रपति भारतीय संसद का अंग है, राज्यसभा भी अंग है, लोकसभा भी अंग है। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा का अंग नहीं, भारतीय संसद का अंग नहीं है, यह न्यायपालिका का अंग है सुप्रीम कोर्ट। तो इसको याद रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या में क्या है, भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। कोई भी कानून दोनों सदनों में पास होना अनिवार्य है और साथ ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर के साथ वह कानून बनता है। यानी कि दोनों सदनों में अगर पास होगा, वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जरूरी है कानून बनने के लिए। जब तक राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किए गए कानून पर हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक वह कानून नहीं हो सकता। इसलिए संसद के अंग के रूप में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ये तीनों को मिलकर ही संसद बनती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। इसमें बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य क्या नहीं है इन निम्न में से। तो समन जारी करना यह अधिकार है, ये कार्य है। घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, ये भी क्या है, मानवाधिकार है। किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, ये भी है। आरोपी को सज़ा देना, आरोपी को सज़ा देना नहीं है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य आरोपी को सज़ा देना नहीं है, क्योंकि यह न्यायालय का कार्य है। व्याख्या देख लेते हैं। आरोपी को सज़ा देने का अधिकार केवल न्यायालय को है। जो न्यायालय है वही उसको सज़ा देगा। आगे, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत। तो पालमपुर गांव है, जो पालमपुर के गांव का जो मुख्य सिंचाई का स्रोत है वो कौन सा है, तो वह है नलकूप। अब देखते हैं पालमपुर की कहानी में क्या है। पालमपुर गांव में बिजली की समुचित व्यवस्था के कारण सिंचाई पद्धति में बदलाव आया। पहले किसान कुओं से रहट द्वारा पानी को निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। बिजली के कारण नलकूपों से सिंचाई शुरू हो गई। प्रारंभ में सरकार के द्वारा जगह जगह पर नलकूप लगाए गए। बाद में वर्षा में किसान ने अपने खुद के नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। इसमें 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र में सिंचाई होने लगी। तो 1976 के दशक के बाद से तो 200 हेक्टेयर तक के क्षेत्र में भी सिंचाई का कार्य होने लगा था। बहुत बड़ा होता है 200 हेक्टेयर। प्रश्न, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। एक होता है एपीएल मतलब गरीब रेखा से ऊपर के लोगों के लिए। बीपीएल गरीब रेखा के से नीचे के लोगों के लिए। फिर होता है अब है अंत्योदय, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों के लिए अंत्योदय राशन कार्ड बनता है। तो इसको याद रखेंगे, 3 प्रकार के राशन कार्ड हैं। प्रश्न 30 है, मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन जो है वह जनसंख्या है। किसी भी देश की जनसंख्या को वहाँ का संसाधन बोलते हैं, मानव संसाधन बोलते हैं। अधिक शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य द्वारा मानव संसाधन में बदल जाता है। तो जब शिक्षित जनसंख्या हो जाती है वह क्या बन जाती है? एक संसाधन बन जाती है, चूँकि काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। प्रश्न 31, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान इनमें से अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, ये भारतीय संविधान में नहीं है, ये अपने दूसरे अधिकार हैं। लेकिन अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान में है। अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार
इसका उत्तर रहेगा, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं, तो ये अपने मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। प्रश्न 32 है, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। तो कौन कौन से फैसले हैं खुद कर सकते हैं, तो इसमें से कर सकते हैं हम दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं राष्ट्रपति बना, यानी कि कोई भी अगर राष्ट्रपति बनता है तो वह क्या कर सकता है, जो दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा जो भी कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति क्या है उसको पुनर्विचार के लिए वहीं वापस भेज सकता है। लेकिन यह कितने दिनों के लिए होता है ये देखना होता है, मैक्सिमम 14 दिन के लिए रहता है, धन विधेयक को छोड़कर। आगे व्याख्या देख लेते हैं। भारत में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा होता है। अतः संसद द्वारा बनाए गए कानून पर राष्ट्रपति सिर्फ पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो अनोखा बात हुई ना ये, जो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति सबसे बड़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो वास्तव में जो है प्रधानमंत्री जो है सबसे बड़ा है। आप जो प्रधानमंत्री के यानी कि लोकसभा राज्यसभा के द्वारा जो विधेयक भेजा जाता है उस पर राष्ट्रपति कुछ पुनर्विचार के लिए तो भेज सकता है उसको, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल भी ये कह दे कि मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूँगा, ऐसे उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, उसको मजबूरन सिग्नेचर करने ही होते हैं। प्रश्न 33 है, भुखमरी और आश्रय का न होना किसको दर्शाते हैं। तो भुखमरी और आश्रय का न होना किसको दर्शाएगा, निर्धनता। भाई जो निर्धन व्यक्ति होगा उसी के पास मकान और घर नहीं होगा, तो जिसके पास मकान और घर नहीं होगा वो निर्धन होगा, तो निर्धनता को दर्शाते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जब कोई माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, कोई बीमार व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और साफ सफाई जैसी सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी से भी है तथा न्यूनतम शीतलता शालीनता स्तर पर अभाव भी है, जिसका अर्थ है और सहायता की भावना के साथ जीना। तो ये निर्धनता का अर्थ है। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं, तो इनमें से क्या कहते हैं, अस्थाई पूंजी। ये क्या है, अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। अस्थाई पूंजी पूंजी दो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। वैसी पूंजी जिसका उत्पादन में कई वर्षों तक उपयोग में लाया जाता है उसे अस्थाई पूंजी कहते हैं। औजार, मशीन, भवन, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर के सभी अस्थाई पूंजी हैं। ये क्या हैं, सभी अस्थाई पूंजियां हैं। बस 5 प्रश्न और बचे हैं। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। तो भूमि मापने की मानक इकाई है हेक्टेयर। जितनी भी भूमि है उसको क्या में मापते हैं, हेक्टेयर में मापते हैं, जो मानक है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा, कट्ठा, डिसमिल आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो 100 मीटर वर्ग का भुजा वाला वर्ग का कोई क्षेत्रफल का कोई खेत है तो उसको हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। आगे प्रश्न देख लेते हैं। भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना है। यानी कि निर्धनता रेखा जो है उससे नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना है, तो वह है 22.2%। किसके अनुसार है, 2011-12 के जनसंख्या के अनुसार। व्याख्या देख लेते हैं। समय के साथ भारत में निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है, आई है। 1993-94 में भारत में निर्धनता 45% और वहीं 2004-05 में 37.2% थी, और अब कितनी है 11-12 में, तो है 22.2%। और जो 21-22 की जो
जनगणना आने वाली है, उसमें देखते हैं क्या आती है। आगे प्रश्न, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो भूमि के पश्चात क्या है, वो है श्रम, क्योंकि जब श्रम करेंगे तो कुछ ना कुछ उत्पादन होगा ही। उत्पादन के 4 आवश्यक कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और मानव संसाधन। भूमि के बाद श्रम उत्पादन की दूसरी आवश्यक कारक है। श्रम 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। प्रश्न 38 है, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? तो स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न, सबसे बड़ी समस्या तो उस समय खाद्यान्न थी, खाने के लिए रोटी मिल जाए, तो ये सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है कि किसी को भी कोई भी भूखा न सोए। और व्याख्या देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के कई उपाय किए। भारत में कृषि में एक नई तकनीकी हरित क्रांति को अपनाई गई, जिस कारण गेहूं और चावल के उत्पादन में अप्रत्याशा वृद्धि हुई। जो हरित क्रांति है उसमें क्या हुआ, जो गेहूं और चावल है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश, उसको क्या कहते हैं, उसको रिट कहते हैं। किसको? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो औपचारिक जो भी लिखित आदेश दिया जाता है उसको रिट कहा जाता है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश को रिट के नाम से जाना जाता है। लास्ट प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो वह लिखा था मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने 1928 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन के विरोध में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट के रूप में भारत का पहला संविधान लिखा गया था। तो ये सब प्रश्न हैं, इन्हें आप याद कीजिए, अपने पेपर की तैयारी कीजिए और कोरोना से बचकर रहिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद।